अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पे गए हुए हैं और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम पाकिस्तान की जो सेंट्रल एशिया स्ट्रेटजी है उसके बारे में थोड़ा उसको समझने की कोशिश करें। तो हमारे आर्मी चीफ इस वक्त उज़्बेकिस्तान में हैं और अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स अपने मुल्क की देखें तो डेफिनेटली बहुत शदीद डिवाइड्स इस वक्त हैं कौम के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट को लेकर, आर्मी को लेकर, एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत स्प्लिट हुए हुए हैं और एक दूसरी मुख्तलिफ इदारों के लिए उनके गम गुस्सा और उनके जो भी परेशानी है वो बहुत शदीद है। लेकिन अगर हम जियो पॉलिटिक्स की नज़र से देखें, ग्लोबल पॉलिटिक्स और फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक एक कंट्री की, एक नेशन की जो एक आउटलुक है उसके मुताबिक देखें तो फिर हमारे लिए ये इवेंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान के एक बहुत यानी कलीदी रिप्रेजेंटेटिव आप कह लें, अगर तो प्राइम मिनिस्टर होते या पीएम होते या फॉरेन मिनिस्टर होते, वो भी उनका कलीदी किरदार है। लेकिन क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आर्मी चीफ का उज़्बेकिस्तान जाना वो भी एक बहुत बेसिक इवेंट बन जाता है। तो उज़्बेकिस्तान का दौरा जो है वो बहुत खुश आइंद है और इसमें ये है कि ड्यूरिंग द मीटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एम्फसाइज्ड म्यूचुअल ट्रेनिंग कोऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। ये आईएस पीआर ने ये बयान दिया, यानी कि ना सिर्फ ये कि वो ट्रेड के सिलसिले में वो उज़्बेकिस्तान से मामलात करने के लिए गए हैं और मुख्तलिफ और गैस की पाइपलाइन, ऑयल वगैरह ये चीज़ें बहुत वाफिर हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। उन बातों के अलावा ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने म्यूचुअल ट्रेनिंग जो आर्मी पर्सनल्स की और इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये बात जब की जाती है तो फिर आप ये समझ लो कि दो मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक एलाइज बन जाते हैं। तो पहले तो अक्सर मैं डिफरेंट पॉडकास्ट में सेंट्रल एशिया के बारे में आप लोगों को बताती रही हूँ कि उसका कितना कलीदी इम्पोर्टेंस है इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है जिसको आप नेस्केंट एरिया कह सकते हैं, जिसमें डेवलपमेंट अभी नहीं हुई है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये पूरा एरिया जो है वो लैंड लॉक रहा है और इनके पास कोई समुद्री रास्ता नहीं था। लेकिन ये सारे ही कंट्रीज जो हैं ये मुस्लिम सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, जिनमें कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 ममालिक हैं जिनको हम सेंट्रल एशिया कहते हैं। और अफ़गानिस्तान में जो 20 साल जंग रही है, उससे पहले रशियन ऑक्यूपेशन रही है 8-10 साल, उसके बाद कुछ ही साल के वक़्फ़े के बाद यूएस की ऑक्यूपेशन यहाँ पर 20 साल रही। अब वो 2020 में उनको यहाँ से जाना पड़ा, 21 में बल्कि। तो इस सारी सिनेरियो में जो जो वॉर चलती रही 20 साल, तो उसमें यही बात हमेशा सामने आती थी कि यूएस का मकसद यहाँ पर आना जो है वो 2 मकासद हैं। एक तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना भी उनका मकसद, अफगानिस्तान के अंदर जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिनरल्स जियोग्राफिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने डिपिक की हैं, उन्होंने जो बताई हैं वो एक्सट्रैक्ट करना, वो वहाँ से चोरी करना, ये 2 मकासद। और तीसरा मकसद ये कि इंडिया को के साथ क्योंकि उनकी अलायंस बहुत शदीद चल रही है और पिछले 20 साल में वो बहुत मैच्योर हुई है, तो उनका ये ख्याल था कि हम अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई किए रखें और उज़्बेकिस्तान से तमाम ट्रेड करें और वो तमाम ट्रेड हम अफ़गानिस्तान के थ्रू और ईरान से भी दोस्ती करके उसके थ्रू इंडिया के साथ मिल कर के हम ये सारी ट्रेड बनाएं। तो ये चीज़ जो है ये उनकी फौरी तौर पे तो ये चीज़ नाकाम हो गई। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त भी यूएस और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो बहुत मजबूत है और वो मुस्तकिल तौर पे अपनी इसको लेके चल रहे हैं। तो अब का यूएस का और नेटो का अफगानिस्तान से निकल जाना और पाकिस्तान का के साथ अफगानिस्तान के एक खैर सगाली और दोस्ती का ताल्लुक होना, उसकी वजह से ये जो जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए ओपन हो गई हैं, बिकॉज पाकिस्तान वो कलीदी रूट है जिसके से गुजर कर, गवादर से गुजर कर ये तमाम ममालिक अपनी ट्रेड को
अरेबियन सी तक लेकर आ सकते हैं। तो लिहाजा इन तमाम ममालिक के लिए और अफगानिस्तान के लिए, हम सब के लिए, यानी पाकिस्तान इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे आप अरेबियन सी में अपनी ट्रेड लेकर आते हैं। और उसके अलावा ये कि ये एक बहुत बड़ा सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज का एक बहुत बड़ा जो है, आप समझ लो एक वो बन जाता है, रीजन बन जाता है, जिसके बीच में अगर कोई स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होती हैं या कोई रीजनल वो ग्रुप बन जाता है, तो फिर आप सोच लो कि ये बहुत ही गेम चेंजिंग वाली बात हो जाएगी। और हम इस बात को समझते हैं कि चाइना भी अपने तमाम बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट्स इन तमाम कंट्रीज में से गुजारना चाह रहा है। इसी तरह से रशिया भी इनके साथ हमेशा अपने ताल्लुकात बहुत संभाल के रखता है। तो इसलिए कोई ऐसा रीजनल एंटिटी बनने का तो अभी चांस फौरी तौर पे नहीं है, लेकिन क्योंकि हम चाइना के साथ भी दोस्ती हैं और रशिया के साथ भी इस वक्त हम दोस्ती हैं, तो ये तमाम जो ट्रेड और जो डेवलपमेंट इस पूरे सेंट्रल एशिया में होनी है और अफगानिस्तान के अंदर होनी है इंशाल्लाह, तो उस सब का डेफिनेटली फ़ायदा जो है वो ऑटोमेटिकली, यानी आपको समझ लें कि पाकिस्तान को मिलने वाला है, बिकॉज़ पाकिस्तान वो ट्रेड रूट है जिसके थ्रू इनका सारा ट्रेड गुजरना है। सो दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट। लेकिन ऑफ कोर्स मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ इसी में से कि इसी साल फरवरी में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में $1 बिलियन की ट्रेड एग्रीमेंट हो चुकी है, और उसमें वो डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज की ट्रेडिंग आपस में अब हमारी स्टार्ट हो चुकी है। द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट वाज फॉलोड बाय अराइवल इन पाकिस्तान ऑफ कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स कैरिंग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फ्रॉम उज़्बेकिस्तान वाया अफगानिस्तान इन जून। यानी इस साल जून में पहली जो चीज़ उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान आई वो ऑयल के ट्रक्स थे, और आप देख रहे हो कि उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिल रहा है और वहाँ से गुजरते हुए और तुर्कम बॉर्डर से गुजरते वो चीज़ें पाकिस्तान में आई। अब आप ये भी देख लो कि अफगानिस्तान के साथ उज़्बेकिस्तान का भी बॉर्डर मिल रहा है, तुर्कमेनिस्तान का भी मिल रहा है और ताजिकिस्तान का भी मिल रहा है। सिर्फ ये दो हैं, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, जिनका बॉर्डर अफगानिस्तान से नहीं मिल रहा, मगर क्योंकि ये तमाम कंट्रीज आपस में फ्रेंडली कंट्रीज हैं और इसीलिए इनको एक ही नाम के साथ इनको किया जाता है लेबल सेंट्रल एशिया। तो इस तरह की कोई इशू ऐसा दिखता नहीं है कि कजाकिस्तान या किर्गिस्तान जो है वो इस रूट्स को, अफगानिस्तान के रूट को यूज़ करना में उनको कोई दिक्कत होगी उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान से गुजर के आते हुए। सो ये एक बहुत विन विन किस्म की सिचुएशन है और बहुत पाकिस्तान के लिए स्पेशली ये बहुत ही खुशाइंद है, और ये एक ऐसा स्टेप है जो कि पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि अफगानिस्तान में यूएस और नेटो की फोर्सेस थी और इंडिया का बहुत अमल दखल था उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, तो ये मुमकिन नहीं था पाकिस्तान के लिए कि वो इस तरह की चीज़ें इस तरफ बढ़ाए। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स की हैं और इनके साथ समिट्स भी की हैं, और अब ये चीज़ें प्रैक्टिकल सेंस में जा रही हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आर्मी चीफ जो हैं इन्होंने चाइना का विजिट अप्रैल में किया था। अप्रैल में ये चाइना गए थे और उस वक्त भी आपको पता है पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बिल्कुल डिस्टेबलाइज थी, 1-1.5 साल से ही चल रही है और बहुत ही एक कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा पॉलिटिकल माहौल है हमारा। तो उसमें भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ का चाइना जाना वो एक बहुत खुशाइन बात थी, बिकॉज सीपेक के जो प्रोजेक्ट है उसको आगे लेकर चलना जो रुका हुआ था, सर्द महरी का शिकार था बिकॉज ऑफ रीज़न के कोविड आ गया। कोविड के बाद साथ ही साथ चाइना यूएस ट्रेड वॉर शुरू हो गई, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में गई हुई थी। तो उसमें ज़ाहिर है हमारे सीपेक के भी जो मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी रुके रहे, तो लिहाजा उस चीज़ को दोबारा से रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था। इस सिलसिले में आर्मी चीफ उस वक्त अप्रैल में इसी साल चाइना के दौरे पे गए, और मैं आपको बता दूं कि उस वक्त सेकेंड उस वक्त ये न्यूज़ तभी मैंने ये कवर की थी कि चाइना ने मतलब उसी दौरे के फौरी तौर पे बाद अगले ही दिन आप समझ लें कि चाइना ने ये बोला कि हम क्या करेंगे,
58 बिलियन की रेलवे रोड जो है वो पाकिस्तान के अंदर से हम बनाना शुरू करें। ये रेलवे रोड बिल्कुल सीपेक का ही हिस्सा थी और लाइक सीपेक के मुख्तलिफ दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वर्थ भी ऑलमोस्ट 50 बिलियन के करीब चली गई है, जितने वो स्टार्ट हुए हुए हैं और जो कंप्लीट होने। और ये जो रेलवे लिंक है इसकी बात भी हो रखी थी, लेकिन अब उसकी भी इन्होंने अप्रूवल दे दी कि ये अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। चाइना ने ये कह दिया। 58 बिलियन कोई छोटी सी रकम नहीं है। आपको पता है आईएमएफ के पास हम 2-3 बिलियन के लिए रोते हुए पहुंच जाते हैं, तो 58 बिलियन कितनी बड़ी लाइक एक मेजर अमाउंट है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए के लिहाज से अगर आप देखो तो ये चीज हो रही है। यानी आप समझ लें कि जो रेलवे लाइन है ये चाइना से गुजरते हुए जब पाकिस्तान आएगी तो ये भी मैंने आपको अपने पिछले पॉडकास्ट में बताया कि चाइना और पाकिस्तान को जो कॉरिडोर है सीपेक कहलाता है, लेकिन चाइना एक और कॉरिडोर बनाना चाह रहा है और बल्कि इसके ऊपर पूरी बातचीत हो चुकी है, वो है चाइना अफगानिस्तान कॉरिडोर। लेकिन वो चाइना अफगानिस्तान कॉरिडोर वो यहाँ से आकर के नहीं वो बनाएगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट रूट है और ना ही वो ऊपर ताजिकिस्तान या कहीं और से आके बनाएगा, बल्कि चाइना ने ये कहा है कि सीपेक का ही जो रोड पेशावर को टच कर रही है उधर से ही हम अपनी इस रोड को एक्सटेंड करके काबुल ले जाएंगे और वो और वहां से फिर मतलब पूरे अफगानिस्तान में इसको फैलाएंगे। तो इस तरह से ये रूट होगा आपके चाइना अफगानिस्तान कॉरिडोर का। लेकिन आप ये देख रहे हो कि चाइना अफगानिस्तान कॉरिडोर एक्चुअली चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉरिडोर होगा, which is again a very positive thing for Pakistan, because all the trade which China will do with Afghanistan will be passing through Pakistan, and we will be getting the benefit of it. तो ये बहुत अच्छी बातें हो रही हैं पाकिस्तान के साथ। इसी तरह से मैं आपको ये एक 2019 की एक न्यूज़ निकी ने निकाली थी, निकी एशिया ने। 2019 की बात है, पुरानी बात है, लेकिन उसमें उन्होंने ये बताया था कि पाकिस्तान जो है ईरान और सऊदी अरब की हेल्प चाह रहा है, लेना चाह रहा है बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट के सिलसिले में। वो क्यों? वो इस तरह से कि चाइना जो है वो उसकी ख्वाहिश ये है कि वो एक चाइना ईरान कॉरिडोर भी बनाए। और चाइना ईरान कॉरिडोर कैसे बनेगा? सबसे आसान तो यही है कि अगर सीपेक की रोड यहाँ से गुजर रही है, काबुल से भी गुजर रही है, तो वो यहीं से हिरात से होते हुए ईरान में भी चली जाए, और इधर से भी अगर कोई रोड बनाना चाहता है तुर्कमेनिस्तान वगैरह से, तो वो भी रोड बना दें और ईरान भी जो है अपनी ये ट्रेड लेकर आके लाइक अपने जो सी पोर्ट है वहां से करे। मगर ईरान को ये इशू था कि उनके पास जो डीप सी का पोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, और उन्हें भी ये प्रॉब्लम है कि वो अगर ट्रेड करना चाहते हैं ये सारी, तो उनको पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है उससे कुछ शेयर करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ एक इकट्ठी बन रही है और एक इकट्ठा इसमें एक दूसरे का फ़ायदा सबको मिल रहा है, और इसीलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान की उस वक्त ईरान और सऊदी अरब को की हेल्प लेने का मकसद ये था कि वो दोनों मुल्क जो हैं वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बने और वो भी इन प्रोजेक्ट्स का तमाम प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बने, अपनी इन्वेस्टमेंट भी उसमें डालें, अपने जो शेयर एक विजन के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर चलें। तो वो इसी तरह से पॉसिबल था कि आप देख लें कि चाइना की मदद से इस वक्त सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती भी हो गई है और ये दोनों ममालिक जो हैं वो बेल्ट एंड रोड के हिस्से भी बन गए। और इससे ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव रोल बेल्ट एंड रोड के लिए और चाइना के लिए भी प्ले किया है इस पूरे रीजन के अंदर। सो इस तरह से चल रहा है। अब अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो 20 साल का जो ताल्लुक रहा है, जब नेटो और यूएस की फोर्सेस वहाँ पे मौजूद थी, तो वो तो एक बहुत ही पॉजिटिव रोल था, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान के साथ खड़ा रहा और जो जेन्युइन तालिबान अफगान फाइटर्स थे उनकी ट्रेनिंग, उनकी हेल्प जो भी पाकिस्तान के लिए पॉसिबल था वो लोग करते रहे। और तालिबान की जो सक्सेस है उसमें हम राइटली कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट या कोई ना कोई इसका हिस्सा ज़रूर था। तो लेकिन जो ही ये यूएस फोर्सेस को यहाँ से जाना पड़ा,
अफगानिस्तान से मज़ाहमत उठा के और बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन के अंदर, उसके फ़ौरन बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसको टोटली डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की। आपने देखा कि एक रिजीम चेंज हुई और उसके बारे में हमें एग्ज़ैक्ट तो नहीं पता कि क्या वाक़ई यूएस की किस हद तक उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन उस रिजीम चेंज के बाद कोई स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर ना हो सकना, अगर वो आईएमएफ के थ्रू पाकिस्तान को मज़ीद तंग करते रहना और मुस्तकिल उसको डिफ़ॉल्ट के लाइन पे रखना, ये एक बदला लेने वाली बात थी जो यूएस ने पाकिस्तान से एक बदला ले लिया कि जो है क्योंकि हमने अफ़गान तालिबान का साथ दिया था। तो इसी सारी सिचुएशन के अंदर जो थोड़ी बहुत टेररिज्म भी अफ़गान बॉर्डर से पाकिस्तान में दोबारा होनी शुरू हो गई, क्योंकि जो टीटीपी के जो सेल्स हैं जो कि डेड हुए थे, उनको दोबारा फंडिंग करके यूएस और इंडिया ये लोग उनकी फंडिंग करते हैं और उनको कहते हैं कि जाकर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में टेररिज्म करो। तो वो सिलसिला भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बार बार कहना पड़ा अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट को कि आप लोग अपनी सॉइल से हमारे पास टेररिस्ट जो है वो मत भेजो और उनको रोको और उनका सदेबाप करो। तो डेफिनेटली तालिबान गवर्नमेंट ने बार बार यही कहा है कि हम इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करते हैं, हम इस टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ हैं और हम अपनी सॉइल को यूज़ नहीं होने देंगे। तो लेकिन बहरहाल तालिबान एक बिल्कुल आप समझ लें कि एक नई गवर्नमेंट है, एक नई तरीके से वो इस दुनिया को फेस कर रहे हैं, तो शायद उनके लिए इतना आसान ना हो। बहरहाल वो कर तो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को। तो ये चीज़ है। और लेकिन पाकिस्तान की जो जनरली पब्लिक के अंदर एक रिजेंटमेंट होती है अफगानिस्तान के खिलाफ, वो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि जो भी नेगेटिव काम अफगानिस्तान की सॉइल से हमारे मुल्क के लिए हो रहे हैं, उसके पीछे डेफिनेटली यूएस का और इंडिया का हाथ होता है। रॉ और सीआईए दोनों मिलकर के ये तमाम गलत काम कर रहे हैं। बहरहाल ये सारी सिचुएशन आप देख रहे हो कि पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया के साथ कितनी तेज़ी से अपने ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश कर रहा है। चाइना के साथ अपनी सीपेक के जो मामलात हैं उनको इंडोर्स कर रहा है, ईरान के साथ और इवन इराक, इवन सऊदी अरब के साथ, ये सारे मामलात में पाकिस्तान इस वक्त वन पेज पर आने की कोशिश कर रहा है और है भी। लेकिन बज़ाहिर क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो पाकिस्तानी अवाम को ऐसा लगता है कि जैसे लाइक हम ग्लोबल फ्रंट पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ। थोड़ी सी ज्योग्राफी में एक और आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, और वो है पाकिस्तान की ज्योग्राफी। बिकॉज जो ये आप अफगानिस्तान को देख रहे हो, अफगानिस्तान का और ये जो है आपका ताजिकिस्तान, जो मैंने आपको इस मैप में दिखाया है, 1 सेकेंड। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में ये छोटा सा पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में बॉर्डर के बीच में ये एक छोटा सा स्ट्रिप है जिसको वक्कन बॉर्डर कहते हैं। और आप ये देखो कि जो गोरा जब यहाँ से गया है तो उसने ये जानबूझकर इस तरह के काम किए हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान की जो डायरेक्टली सेंट्रल एशिया के साथ बिल्कुल कोई लिंक ना बने। तो उन्होंने ये एक बिल्कुल अननेचुरल सा एक बॉर्डर एरिया उन्होंने इसमें डाल दिया, जो कि एक पतली सी स्ट्रिप है जो कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया या ताजिकिस्तान का के नेबर नहीं बनने देती। उसके बाद ये कि ये पाकिस्तान का जो चाइना के साथ बॉर्डर है वो ये सारा गिलगित बल्तिस्तान वाला बॉर्डर है। और ये चीज़ मैं आपको इस मैप में भी दिखाना चाह रही हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको कि ये जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान को, वो ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है। और आप ये देख लो कि अगर इंडिया खुदा न खास्ता जम्मू कश्मीर के अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर भी कब्जा कर लेता है, जो कि उनका नापाक इरादे तो हैं, वो हर वक्त ये बात करते रहते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो कर नहीं पाएंगे, कभी भी ऐसा होगा नहीं, बल्कि इंशाल्लाह जम्मू और कश्मीर ही आज़ाद होगा। मगर अगर आप ये देख लो कि अगर गॉड फॉरबिड वो ऐसा कर पाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो ख़त्म हो जाता है और वो बॉर्डर जो है वो इंडिया को मिल जाता है। तो ये चीज़ जो है कितनी ख़तरनाक है। और उस सूरत में अगर यूएस और इंडिया की स्ट्रैटेजीज़ कामयाब होती चली गई, तो हो सकता है यहाँ से आने के बाद वो इस
बॉर्डर को भी ब्रीच करके सीधा सेंट्रल एशिया के साथ अपना ताल्लुक बना ले, यानी कि इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस सेंट्रल एशिया के साथ मिल जाए। ऐसा मुमकिन था अगर नेटो और यूएस अफगानिस्तान में बैठे रहते और वो ये जंग जीत जाते, तो वो डेफिनेटली कोशिश करते कि कश्मीर को भी गिलगित बल्तिस्तान को भी इनकी झोली में डाल दिया जाए और वक्कन बॉर्डर को भी ख़त्म करके इनको डायरेक्ट एक्सेस दी जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ और ना ही होगा। और ये बॉर्डर हमारे लिए कितना कीमती है, क्योंकि यहाँ से हमारी सीपैक की रोड आती है, सीपैक और चाइना और पाकिस्तान और सीपैक की रोड यहीं से आती है, और वही रोड अफगानिस्तान में भी जाएगी, वही रोड शायद ईरान के साथ भी शेयर होगी। तो आप ये भी सोच लो कि चाइना के लिए ये स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है कि ये एरिया जो है ये बिल्कुल सेफ रहे और यहाँ पर किसी और का कोई हिम्मत ना हो कुछ भी करने के लिए। लेकिन इसी सिलसिले में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त इंडिया में G20 का समिट होने जा रहा है, और जी समिट के जो वो सैटरडे और संडे को होना है, और उससे पहले ही इंडिया ने 4 और 14 सितंबर के बीच में त्रिशूल एक्सरसाइजेस शुरू की हुई हैं, और वो हैं इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस हैं जो कि वो कर रहे हैं बिल्कुल पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के ऊपर। एक और न्यूज़ पे आपको शेयर कर लेती हूँ जहाँ पे ये कह रहे हैं कि Indian Air Force begins exercise along border with China and Pakistan ahead of G20 समिट। तो आप सोच लो कि इनके कितने नापाक इरादे हैं इस वक्त, जबकि इंडिया के अंदर G20 की एक बहुत इम्पोर्टेंट समिट होने वाली है। उसी के साथ उसी के इर्द गिर्द के दिनों में, तमाम दिनों में ये इंडियन एयरफोर्स ये एक अपना एक्सरसाइज कर रही है, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर और चाइना के पूरे तवील बॉर्डर के साथ साथ वो ये एक्सरसाइज करें, जिससे डेफिनेटली चाइना भी थ्रेटन फील करता है, पाकिस्तान भी राइटली सो, हम दोनों ममालिक थ्रेटन फील करते हैं। दैट मीन्स कि इंडिया इज ट्राइंग टू शो अस कि इट इज नॉट इन एनी मूड टू बी फ्रेंडली विद ईदर पाकिस्तान और चाइना। थैंक यू।